तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और आज हम अगेन फिर से आए हैं आपके सामने न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स लेके, जो आर्टिकल्स हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, या कोई ऐसा आर्टिकल जो कहीं ना कहीं जीके से रिलेटेड है और हमारे जीके को महत्वपूर्ण एक प्रगति या दिशा देता है। वो भी सब जो भी बोल सकते हैं आप वो समझ सकते हैं। हम इसी कड़ी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 4-5 दिन से हम लगातार आज की ताज़ा खबर नाम से आपके सामने न्यूज आर्टिकल लेके आ रहे हैं, और होपफुली आपको ये पसंद भी आ रहा होगा। इसमें कोई सजेशन या कुछ कमियां रह गई होगी तो आप ज़रूर बताने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, और आज क्या आर्टिकल्स हमारे को मिले हैं वो आप देख सकते हैं, और यहाँ से क्या जीके हमारे पास निकल सकता है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो पहली क्लास यह पहला फैक्ट आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया है, जो दिया है इंटरपोल के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारत सहित 5 देश इंटरपोल के जरिए रोकेंगे वन्यजीव तस्करी। वन्यजीवों की तस्करी होती है, आपको पता है। वन्यजीवों की खालों को, सींगों को, इन चीज़ों को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, जानवरों की हत्या की जाती है। तो इसी कड़ी में सामने निकल के आता है इंटरपोल। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस, कहीं ना कहीं इसको कहते हैं इंटरपोल को इंटरनेशनल पुलिस, और विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन ये है कि विश्व के पूरे देश के किसी भी कोने में, पूरे दुनिया के किसी भी कोने में, हर एक देश के नागरिक को, जीव जंतुओं को, पशुओं की रक्षा करने के लिए काम करता है इंटरपोल। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारे राज्य में पुलिस काम करते, पूरी दुनिया में भी एक पुलिस है जिसको बोलते हैं इंटरपोल। ठीक है, तो इंटरपोल कितने देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है भाई? इंटरपोल 5 देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो थोड़ी सी बातें हमें इंटरपोल के बारे में जाननी चाहिए, और देखते हैं क्या क्या पॉइंट हमें यहाँ से निकल के आते हैं। पहला पॉइंट तो होता है इंटरपोल। इंटरपोल से पहला पॉइंट निकल के आता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुलिस संगठन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुलिस संगठन कौन है, ये मेरे को आज न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ते समय इंटरपोल देखने के लिए मिला। तो इसलिए मैंने इंटरपोल के बारे में सोचा कि आपको कुछ ना कुछ बातें बता दूं। आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी नहीं, तो इसको देखते हैं। ठीक है, इंटरपोल चर्चाओं में रहने वाला सब्जेक्ट है। अगर इंटरपोल की बात करें तो इंटरपोल कब अस्तित्व में आया था? 1933 में, 23 में। और इसका जो हेडक्वार्टर निकल के आता है वो निकल के आता है लियोन्स। एंड लियोन्स इज द सिटी सिचुएटेड इन फ्रांस। तो आप अगर लिखना चाहते हैं, अगर नहीं पता आपसे तो आप ये भी लिख सकती भाई। ठीक है, तो कब बन इंटरपोल? 1923 में बन, और कक्ष एक हेडक्वार्टर लियोन्स, लियोन्स खुद कक्ष फ्रांस में। क्या कर दू यो दुनिया सबसे बड़ी पुलिस संगठन से, कि कहते कोई प्रॉब्लम ना हो। नॉर्मल पुलिस का काम ही क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। पूरी दुनिया का एक संगठन है। अब ये 5 देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है, उनमें से एक देश हमारा भारत भी है। तब हमने बता दिया। यह क्वेश्चन आ सकता है, वन्य जीवों की तस्करी से संबंधित इंटरपोल निम्न में से किस देश के साथ काम कर रहा है, या इंटरपोल ने किस देश के साथ बॉन्ड किया है, समथिंग लाइक दैट क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं। तो 5 देश है, उनमें से एक देश आपका, हमारा सबका भारत देश भी है, इसलिए हमको याद करना था। भारत देश के बाद इसके पड़ोसी देशों की बात अगर हम करेंगे तो बांग्लादेश है, थाईलैंड है, इसका एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद अगर आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हैं थाईलैंड। थाईलैंड के बाद अगर आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हैं मलेशिया। एंड आफ्टर दैट, मलेशिया के बाद अगर आपको याद करना है तो कल भी हमने इस देश के बारे में पढ़ा था, और वो देश था इंडोनेशिया। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार कल वाली क्लास के नोट्स आप जरूर बनाएं। खासकर अगर आप यूके यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये क्लासेस बहुत यूजफुल होने वाली है। मेरा काम है समझाना, बताना, और आपका काम है समझना, सीखना। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। तो इंटरपोल चर्चाओं में था। इंटरपोल क्या काम कर रहा है? वन्य जीवों की तस्करी को रोकने के लिए काम कर रहा है। कितने देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है? तो इंटरपोल ने 5 देशों के साथ मिलकर काम किया है, जहां जहां पर वन्य जीवों की तस्करी बड़े लेवल पे होती होगी वहां पे। उनमें से एक देश हमारा भारत भी है, इसलिए हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे भारत का नाम भी, और बाकी 4 कौन कौन से देश है उनके नाम भी यहाँ पे लिखे हैं। यह इंटरपोल खुद कब चर्चाओं में आया, कब खुद अस्तित्व में आया, वो बात मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, और क्या निकल के आता है ये है। सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है। खिलाड़ी अंकिता को निर्वाचन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका गांव, अंकिता ध्यानी का गांव हमारे गांव से जस्ट 3-4 गांव बाद है। अब बहुत गरीब परिवार की एक लड़की थी, बट ये हमारी अगल बगल गाँव के पढ़ के, दाल भात वाली स्कूल में पढ़ के, सरकारी स्कूल में पढ़ के, हमारे कॉलेज में पढ़ के, जिस डिग्री कॉलेज हमने पढ़ा कोटद्वार से पढ़ के। इसका भाई तो अभी भी इधर ही पढ़ता है, एनसीसी वगैरह इसकी, वो कोटद्वार में रहता है बगल में।
और कहाँ से ये इंटरनेशनल लेवल तक खेलने गई है, दौड़ी है, भागी है। अभी तो शायद से इंडियन रेलवे ने इनको जॉब भी दे दी है, पर बहुत बड़े लेवल पे एक आइकन बन चुकी है। देखो ये हमारे यहाँ से, हमारे गांव से निकल के आके और कितने बड़े लेवल पे पहुंच चुकी है। तो ये उन लोगों के लिए एक मोटिवेशनल है जो बहाने मारते कि हम गरीब था, हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। करने वाला कर लेता दोस्त, और इन्होंने करके दिखाया है और आज उन्हीं का इनको एक अवार्ड मिला है। ये एक यूथ आइकन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर प्रचार करेगी किसके लिए? वोटिंग के लिए। प्रचार करेगी किसके लिए? निर्वाचन के लिए। क्योंकि अगले इस साल तुम्हें पता है लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो लोकसभा की प्रचार के लिए कि वोट दो, न्यूज़पेपर तुम देख रहे होंगे, मतों का अधिकार चल रहा है। तो फिलहाल हमें तो क्वेश्चन क्या निकालना है? क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि चुनाव आयोग ने या निर्वाचन विभाग ने ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो निर्वाचन विभाग ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अंकिता ध्यानी को। ये ध्यान रख सकते हैं, अंकिता ध्यानी को ध्यान रखना है। और ये है निर्वाचन आयोग ने इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। निर्वाचन विभाग ने इसे क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एम्बेसडर। ठीक है। पौड़ी जिले में निर्वाचन विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पौड़ी जिले की बात हो रही है सिर्फ, ये है अंकिता ध्यानी। हो सकता है कि 13 जिलों में अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे, क्योंकि इसकी तो हमें जानकारी भी डॉक्टर आशीष चौहान जी देते हैं, जो जिला के निर्वाचन अधिकारी है इस समय। तो उन्होंने ही ये पहल निकाली है कि ऐसे यूथ आइकन को ढूंढो जो जिले में वोटिंग को क्या कर सकते, बढ़ावा दे सकते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकते हैं। निर्वाचन की बात है, अगले साल चुनाव की भी बात है। तो निर्वाचन की बात अगर हम करेंगे तो हमारा जो निर्वाचन है, तो निर्वाचन आयोग जो होता है, अगर क्वेश्चन आएगा, वैसे मैंने पॉलिटी में पढ़ाया है, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 में है। वोट देने के लिए इन्होंने प्रेरित करना है, तो वोट देने का अधिकार। अगर क्वेश्चन आएगा वोट देने का अधिकार, तो वोट देने का अधिकार आप लोगों को किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 326 के तहत। इसीलिए ये न्यूज आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कि चीजों को रिवाइज होता रहता है। वोट से याद आया, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा वोटिंग डे कब मनाया जाता है भाई, तो क्या क्वेश्चन आएगा आपके पास? वोटिंग आजकल चर्चाओं में आ रही है, तो वोटिंग डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट लिखना है तो आप एक्स्ट्रा फैक्ट में ये भी लिख सकते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन डे। राष्ट्रीय पर्यटन डे कब मनाया जाता है आप ये भी लिख सकते हैं। तो राष्ट्रीय पर्यटन डे ऑल्सो मनाया जाता है 25 जनवरी को। और अगर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन डे अगर बोल देगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन डे अगर आपसे पूछ लेगा, तो उसका सही आंसर आएगा 27 सितंबर। 27 सितंबर। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन निकल के आ रहे थे। एक ही क्वेश्चन निकल के आ रहा था यहाँ से कि पौड़ी जिले में निर्वाचन विभाग ने किस यूथ आइकन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अंकिता ध्यानी जी को बनाया है। और इन अंकिता ध्यानी जी से रिलेटेड हमने वोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए कि निर्वाचन आयोग कब कौन से अनुच्छेद में है, वोट देने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। बाकी किसी को निर्वाचन के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में पॉलिटी देखें। आप पॉलिटी में निर्वाचन आयोग पर एक स्पेशल क्लास बना रखी, A to Z निर्वाचन आयोग के बारे में वहाँ पे समझाया गया है, तो आप उस क्लास का रिवाइज कर सकते हैं। वहाँ पे निर्वाचन आयोग के बारे में जो आपको पूछना होगा, जानना होगा, सब कुछ वहाँ पे लिखा है। अभी तो हम न्यूज़ आर्टिकल का एनालाइज कर रहे थे, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो उसका रिवाइज हमने कर लिया है। आगे कोई न्यूज़ खबर है कि नहीं है उसको देखने की कोशिश करते हैं, और आगे क्या न्यूज़ खबर हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो कोई न्यूज़ खबर ही नहीं देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो ये परसों भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम हो जा रही है, डोंट नो वाई, क्यों ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। अगला यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे, वो सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हमें पढ़ने थे। कुछ 2-3 न्यूज़ आर्टिकल और है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो आर्टिकल थे आपके चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग से क्या समझ में आता है, विधानसभा से क्या समझ में आता है, उन चीज़ों को समझेंगे। तो एक अगला क्वेश्चन था हमारे पास उत्तराखंड विधानसभा के बारे में। न्यूज़पेपर में चर्चाओं में थी उत्तराखंड विधानसभा। उत्तराखंड विधानसभा चर्चाओं में क्यों होगी भाई? क्योंकि हमारी विधानसभा में अब चल रहा है बजट सत्र। उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है।
न्यूज़पेपर का आर्टिकल है ये भी, वो तो आर्टिकल खुल नहीं रहे, तो मैं यहीं पे तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। क्लास में कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा। क्लास अब रिकॉर्ड हो रही तो बंद करना सही नहीं है। बजट सत्र शुरू हो रहा है, तो ये बजट सत्र शुरू हो रहा है 26 फरवरी से उत्तराखंड में बजट सत्र शुरू हो रहा है, जो कि 1 मार्च तक चलेगा। और कल परसों आप देखोगे भी फरवरी के एंड में हमारे उत्तराखंड में बजट पेश हो जाएगा। जब बजट पेश हो जाएगा तो बजट पे स्पेशल एक क्लासेस आपको मिलेगी। तो उत्तराखंड में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बजट सत्र की शुरुआत हुई तो राज्य का बजट कौन से अनुच्छेद में आता है? राज्य का बजट कौन से अनुच्छेद में आता है? तो राज्य का बजट अनुच्छेद में आता है 202। अनुच्छेद 202 में राज्य के बजट की चर्चा है। बजट सत्र की शुरुआत हुई है तो हमको वित्त मंत्री तो पता ही होना चाहिए यार, जिन्होंने बजट पेश करना है। तो हमारे उत्तराखंड के वित्त मंत्री का नाम है अग्रवाल जी, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, ये हमारे वित्त मंत्री है। और जब कोई सत्र चलेगा तो अध्यक्ष का नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? श्रीमती रितु खंडूड़ी जी। श्रीमती रितु खंडूड़ी जी हमारी विधानसभा की अध्यक्ष है, और ये विधानसभा में बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष भी है। अभी तक विधानसभा में कोई महिला अध्यक्ष उत्तराखंड में बनी नहीं थी, तो इनके बारे में अगर आपको फैक्ट लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं। पहला दिन में कोई भी बजट पेश नहीं होगा। बजट सत्र का जो पहला दिन होता है, जो 26 फरवरी का होगा, बजट सत्र का जो पहला दिन होता है, बजट सत्र का जो पहला दिन होगा, और बजट सत्र के पहले दिन में कोई कार्यवाही नहीं होगी। और इसमें राज्यपाल का अभिभाषण होता है। इसमें राज्यपाल का अभिभाषण होता है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण देखने के लिए मिलता है। और राज्यपाल हमारे राज्य में कौन है, ये सब लोगों को पता होगा। श्री गुरमीत सिंह जी हमारे उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल है, ये आप सब लोगों को पता होगा, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल थे। राज्यपाल के लेकर बात करेंगे कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये कौन सा अनुच्छेद में लिखा है? तो राज्यपाल ऑल्सो कम्स अंडर द विच आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 153। और अगर क्वेश्चन आएगा राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में है, तो राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 155 में है। जब तक नियुक्ति की बात आएगी तो नियुक्ति राज्यपाल की कौन करते हैं? तो नियुक्ति राज्यपाल की राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ये भी ध्यान में आप रख सकते हैं। और अगर राज्यपाल महोदय को शपथ दिलाने की बात आई तो राज्यपाल महोदय को शपथ दिलाने की बात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। उत्तराखंड राज्य में अभी इस साल और इस दिन, मतलब आज 26 तारीख की है, बजट सत्र शुरू हो गया है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल महोदय क्या करेंगे? अभिभाषण करेंगे। राज्यपाल महोदय के बारे में हमने पढ़ लिया। राज्यपाल खुद कौन से आर्टिकल में आता है? 153। राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में? 155। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। एंड राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? आपके सामने लिखा है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। उत्तराखंड की विधानसभा के बारे में कुछ फैक्ट थे, वो फैक्ट मैंने बता दिए, बाकी कुछ नहीं है। बाकी विधानसभा की बात आ रही, ये विधानसभा ही पूछ लेगा खुद विधानसभा कौन से आर्टिकल में आती है। विधानसभा कम्स अंडर द विच आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 170। तो बहुत सारे आर्टिकल मैंने तुम्हें ऐसे नॉर्मली यहाँ पे लिखा दिए हैं। बाकी कल जब बजट पेश होगा तो बजट में हम देखेंगे कि कौन कौन सी बातें आती निकल के आती है सामने, और बजट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते भी हैं। तो हम इन सारे क्वेश्चनों को देखने की भी कोशिश करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बजट में बनते हैं। ठीक है, तो अगर ये स्लाइड खुल जाती तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहता। न्यूज़पेपर की कटिंग्स आपको देखने के लिए मिलती, बट स्लाइड खुल नहीं रही है, तो व्हाट कैन आई डू। और मैं इतना आलसी इंसान हूँ तो मैं वीडियो को दोबारा नहीं बनाऊंगा, यहीं पे सारे डाटा आपको समझा दूंगा। आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। फोटो देखने की कोशिश ना करो, फोटो आपके पास अवेलेबल नहीं है, मीन्स न्यूज़पेपर की कटिंग उसमें ओपन नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन था हमारे पास, और वो था पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप। आज का लास्ट क्वेश्चन यही था, इसको समझने की कोशिश करें। पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप, पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट, आज के एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण यही है। 2023-24 का जो पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप है, ये हो रहा था आपका पटाया में। और पटाया खुद कहाँ है? तो पटाया खुद है थाईलैंड में। इस बार थाईलैंड में हुआ है, आपको ध्यान रखना। पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप थाईलैंड में हो रही है। इसमें भारत को टोटल 18 पदक देखने के लिए मिले हैं, और ये आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ध्यान में रखना है। ईओ के पेपर में भी ऐसे कुछ मेडल वगैरह से क्वेश्चन बना था, आपने देखा होगा। भारत इसमें कुल कितने मेडल जीता? तो भारत इसमें कुल 18 मेडल जीता। 18 को अगर हम बांटेंगे तो 3 कैटेगरी होती है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो भारत को 3 गोल्ड मिले। अगर हम गोल्ड के बाद क्या होता है भाई? गोल्ड के बाद सिल्वर होता है, तो सिल्वर ये होता है,
रजत पत्र जिसे बोलते हैं, वो कितने मिले भारत को? 4। और इसके बाद एक ब्राउन्ज होता है जिसको बोलते हैं कांस्य पदक, और ये मिले 11। तो 11 और 7 18, तो टोटल भारत को मिले 18। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बन सकता है। यहां से आपको पैरा बैडमिंटन के 18 नाम तो आप याद नहीं करने यार कि 18 नाम याद करें पैरा बैडमिंटन प्लेयर्स के, बट इन पैरा बैडमिंटन प्लेयर्स में से 3 नाम आपको याद करने हैं जिन्होंने भारत को गोल्ड जिताया था। सुहास एलवाई, प्रमोद भगत एंड कृष्णा नागर। कृष्णा नागर सर है, कृष्णा नागर जी, ये आपको याद रखना है। पैरा एथलीट में ये भी बैडमिंटन में क्या जीते थे? गोल्ड जीते थे। प्रमोद भगत जी का नाम आप याद रख सकते हैं, प्रमोद भगत जी। मैं सिर्फ उन्हीं का नाम लिख रहा हूं जिन्होंने गोल्ड जीता है, बाकी सबका नाम लिखना पॉसिबल नहीं है। एंड द लास्ट है सुहास एलवाई जी। ठीक है, सुभाष एलवाई जी, इस प्रकार से इनका नाम है। हल्का फुल्का अगर कोई मिस्टेक होगा तो माफ करना। सुहास एलवाई जी, ये 3 वो व्यक्ति है भारत के पैरा बैडमिंटन एथलीट जिन्होंने इस बार पटाया थाईलैंड जाके गोल्ड मेडल माला है, और भारत 3 ही गोल्ड जीता, ये तीनों जीते। इन सब के बारे में तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, लिख लिया होगा। और माफी भी चाहता हूँ, थोड़ा क्लास इंटरप्ट हो गई थी तो माफी चाहता हूँ, बट आप अपने भाई बहन है तो थोड़ा नोट डाउन करके कर लो बस। सुहास एलवाई जी के बारे में मैं ये बताऊंगा, ये ना IAS ऑफिसर है, तो कितनी बड़ी बात है। एक पैरा है और ये पैरा एथलीट भी है, और साथ साथ इन्होंने UPSC का पेपर क्रैक कर रखा है, और यूपी में ये IAS कैडर भी थे, बट अब ये युवा कल्याण अधिकारी के किसी बड़े ऊंचे पद पे, सचिव उचिव के पद पे यूपी में। तो ध्यान रख सकते हैं। सोचो कितनी मेहनती बंदे होंगे, पढ़ाई लिखाई तो छोड़ो, देश के लिए गोल्ड मेडल भी जीत गए हैं, और बाकी पढ़ाई लिखाई में तो है ही इतने टैलेंटेड। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो चारों तरीके से हर एक फील्ड में, जिस फील्ड में उतरते हैं उस फील्ड में बहुत टैलेंट वाला काम करते हैं। उनमें से एक है सुहास सर। ठीक है, तो आज की क्लास को, आज के करंट अफेयर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत डिटेल करंट अफेयर में आज थी नहीं, थोड़ा सा क्लास इंटरप्ट हुई, बट ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने बताई, ये सारी की सारी चीज़ें करंट अफेयर से संबंधित है, न्यूज़पेपर का ही ये आर्टिकल था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में कोई दिक्कत आपको ना हो। धन्यवाद।